हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इनू गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे BHDE 143 यानी प्रेमचंद को। जी हाँ, ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये ब्लॉक 2 है और ब्लॉक 2 की जो यूनिट फर्स्ट आपकी यानी यूनिट आप अगर टोटली मिला के देखें तो 8 नंबर पे आएगी, लेकिन अगर ब्लॉक 2 की देखें तो फर्स्ट पूस की रात, ठीक है ना। तो पूस की रात कहानी का वाचन एवं व्याख्या और यूनिट 9 पूस की रात कहानी की कथा वस्तु और विश्लेषण, ये दोनों हो चुके हैं। एक ही वीडियो में मैंने इसको डाला है। आज हम लेंगे यूनिट 10 शतरंज के खिलाड़ी कहानी का वाचन और व्याख्या और यूनिट 11 शतरंज के खिलाड़ी कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन। इन दोनों यूनिट को हम एक ही वीडियो में ले लेंगे। तो इसके बाद यूनिट 12 एंड 13 पंच परमेश्वर को एक वीडियो में ले लेंगे और यूनिट 14 को भी ईदगाह को भी एक वीडियो में ले लेंगे और 16 को एक वीडियो में। तो इस तरह से 3 वीडियो और आएंगे और आपकी पूरा जो एक बुक है BHD 143 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शतरंज के खिलाड़ी को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है पता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आपने नहीं किया है तो। ठीक है, ओके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी जो भी वीडियो डालूंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। राइट, और इतना ही नहीं, आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे बनाया गया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। राइट, तो चलिए अब देख लेते हैं यूनिट 10। यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी की कहानी का वाचन और व्याख्या। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जैसे पूस की रात है, शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है ना, ईदगाह, मतलब इनमें से एक एक क्वेश्चन जो है आएंगे। 100% डन है। इसमें आपका संदर्भ सहित व्याख्या करने को भी आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उससे भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर कहानी का वाचन देख लेते हैं। वाचन का मतलब होता है कहानी क्या है, डिटेल में नहीं होता है, शॉर्ट में यहाँ पे होता है। ठीक है ना, और कहानी का सार यहाँ पर देख लेते हैं। सार जो होता है वो शॉर्ट में ही होता है। कोई कोई कहानी जो होती है यहाँ पे पूरी दी हुई होती है, छोटी है तो यहाँ पे पूरी दे दी जाएगी, तो वाचन में पूरी कहानी भी देख लेंगे। लेकिन सार का मतलब ही होता है संक्षिप्त मेन चीजें। ठीक है, और कहानी का देखिए संदर्भ सहित व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है संदर्भ सहित व्याख्या में एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रस्तावना है, इसको देख लेते हैं, हम ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिक चीजें कुछ निकल के हमारे सामने आती हैं। ठीक है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी का वाचन यहाँ पे करेंगे हम, यानी उसे पढ़ेंगे। और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है और इसका कथ्य जितना शीरा और सहज है उतना ही गहरा और मार्मिक है। कहने का जो तरीका है, जो लेखक जो कहना चाहता है। ठीक है ना, तो जैसे कथ्य क्या हो गया, जैसे एक पूरे युग की त्रासदी को एक छोटे से कथानक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एक युग की त्रासदी को एक छोटे से कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है और ये हम सब कहानी में देख सकते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म ऑलरेडी हम सब कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। वाराणसी के पास लम्ही में 1880 में हुआ था। उन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की और लेखन के अतिरिक्त शिक्षा विभाग में निरीक्षक भी रहे और हंस पत्रिका का संपादन भी किया था। 1936 में उनका देहावसान हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और हिंदी कहानी परंपरा में प्रेमचंद का युगांतकारी महत्व है। ठीक है ना, और उन्होंने हिंदी कहानी को एक नया मोड़ दिया था। क्यों नया मोड़ दिया था, उसका रीजन ये था कि उनकी जो कहानी थी वो सामाजिक यथार्थ से जोड़ा उन्होंने, सामाजिक यानी कहानियों को, और सदोद्देश्यता प्रदान यानी सोद्देश्यता। कहानी जो होती थी, जो समाज में चाहे बुराइयां उस समय व्याप्त थी, ठीक है ना, उन चीजों को वो उजागर किया करते थे, उन चीजों का वर्णन वो किया करते थे अपने कहानी में। ठीक है, और सामाजिक यथार्थ वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, उस समय जो भी चीजें व्याप्त थी, रूढ़वादिता, बुराइयां जो भी समाज में हुआ करती थी, उनको माध्यम बनाया करते थे और साथ में एक उद्देश्य को लेकर के चला करते थे। ठीक है ना, उन्होंने अपनी कहानियों में उत्पीड़ित और शोषित जनता के दुख दर्द को बाड़ी दी, उनकी संवेदना और संघर्ष को नया अर्थ भी दिया था, जैसे आप पूस की रात को ही देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं, शतरंज कहानी का वाचन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या क्या शतरंज कहानी है क्या। मैं कहानी का वाचन इसलिए करती हूँ, आपके पास बुक हो या ना हो, एक बार आप कहानी जब पढ़ लेंगे, किसी से सुन लेंगे, तो आपके माइंड में वो रहेगी। यदि अदरवाइज कोई अदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है 20 से, तो आपसे बन जाए और आपको भी कहानी पढ़नी है आपके पास, ओके, तो एक बार कहानी को जरूर रीड करिएगा। ठीक है, चलिए
वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था और छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए। तो भौतिक विलासिता जो कहलाता है, मदिरा सेवन, नाच नृत्य, सभी डांस वगैरह जो उस समय के टाइम हुआ करते थे, ठीक है ना, राजा रजवाड़ों वाला टाइम। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक में ही मजे लेता था और जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। वही जो मैंने आपको कहा, नाच गाने वगैरह में, मदिरा में, शराब में, अफीम में, इन चीजों में ही लोग डूबे रहा करते थे और जीवन में आमोद प्रमोद यानी खुशी ही खुशी हुआ करती थी। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल, उद्योग धंधों, आहार व्यवहार में सभी जगह विलासता थी और राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार में लिप्त थे। मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लिप्त था। जैसे शासन विभाग और जो राजा रजवाड़े के लोग थे, वो लोग किन चीजों में विलुप्त थे, मतलब कि डूबे हुए थे। वो अपने विलासिता के जीवन में, मदिरा में, अफीम में, डांस नाच गाने वगैरह में थे। शासन विभाग की बात कर ले, शासन जो है वो विभागों में था, डूबा हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक अवस्था में, कला में, कौशल में, उद्योग धंधों में, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने अपने चीजों में यहाँ पे डूबा हुआ था, ठीक है ना। कभी है तो वो कुछ लिख रहा है, तो प्रेम विरह जुदाई के बारे में लिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। जो काम करने वाला है वो अपने कामों में डूबा हुआ था। तो सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था और संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर नहीं थी। बटेर लड़ रहे हैं, यानी कि कबूतर लड़ रहे हैं, और तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, यानी बदली जा रही है। कहीं चौसठ बिछी हुई है, चौसठ यानी शतरंज, और पौ 12 का शोर मचा हुआ है, तो कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते थे तो रोटियां ना लेकर अफीम खाते थे, ठीक है ना। वो भी विलासिता वाला जीवन जिया करते थे, फकीर लोग जो हुआ करते थे। और शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तेज होती थी। माइंड को तेज करने के लिए गेम खेले जाते थे, ठीक है ना। तो विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस गेम को खेलने से, शतरंज और ताश वगैरह गेम को खेलने से माइंड जो होता है वो ग्रो करता है। तो विचार शक्ति जो होती है, आदमी की सोचने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि खेल माइंड गेम वाले होते हैं, गेम वाले माइंड वाले गेम होते हैं, ठीक है ना। और जो पेचीदा मसले होते हैं, जिनको सुलझाने में शक्कत होती है, थोड़ी सी आसानी नहीं होती, बहुत कठिन होते हैं, उनको सुलझाने की भी आदत पड़ जाती है। तो ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी, ठीक है ना। और इसलिए अब मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, यानी कि शतरंज खेलने में पूरा टाइम गुजार देते थे। अब दो नाम यहाँ पे आ गए हैं, एक मिर्जा सज्जाद अली और एक मीर रोशन अली, दो लोग आ गए, ठीक है ना। और किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी, दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी, घर में बैठे चौखटिया करते थे, आखिर और करते क्या। यानी भाई इतनी सारी जागीरें थी, इतनी सारी धन दौलत थे, तुमको कुछ करने की जरूरत थी नहीं, तो उनके पास ले दे के एक ही काम बचा हुआ था, वो काम था 64 यानी कि शतरंज खेलना, ठीक है। तो प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिछाद बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर ना होती कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम, और घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है, और यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, और दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों साथ साथ काम करते थे। तो ये कंडीशन होती थी, एक स्थिति होती थी शतरंज खेलते हुए कि उनको किसी चीज का होश ही नहीं रहता था। सुबह से शाम हो जाती थी, घर के लोग भी परेशान हो जाते थे, कई बार उन्हें आवाज दी जाती थी कि आप आइए खाना खा लीजिए, लेकिन वो इतने मशलूग होते थे खेल खेलने में, शतरंज खेलने में, कि वो खाना भी नहीं खा पाते थे। और जो नौकर होता था वो कमरे में ही खाना रख के चला जाता था, बाद में ये लोग खाया करते थे। तो मिर्जा सज्जाद अली के घर कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। यानी मिर्जा सज्जाद अली के घर कोई भी बड़ा नहीं था, वही बड़े थे, इसलिए उन्हीं के घर में खेल हुआ करता था। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नृत्य देशपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। यानी घर, अब भाई कोई आप
घर में कोई गेम खेल रहे हो, किसी को बुला के सुबह से शाम तक बैठे हो, उसके साथ हंसी ठहाके लगा रहे हो, घर वालों को मौका ही नहीं दे रहे हो ना बात करने का ना किसी चीज का, तो सीधी सी बात है यहाँ पे लोग आपकी तारीफ तो करेंगे नहीं, आपकी बुराइयां करेंगे और आपको बोलेंगे। वही यहाँ पे भी हो रहा था कि मोहल्ले वालों को तो आप छोड़ ही दो, घर के लोग नौकर लोग भी उनको कहने से बचते नहीं थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े, यानी किसी को इसकी लत पड़े। लोग ये किया कहा करते थे उनको दोनों के लिए। आदमी दिन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का, जो बोलते हैं ना बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे तो इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थी और तब तक उधर बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाए, खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह भी कुछ ना कह सकती थी, यानी अपना गुस्सा वो किस पे उतारती थी, नौकरों पे उतारती थी। जो कुछ अपने हस्बैंड को कहना होता था वो हस्बैंड को ना कह करके किसको कहा करती थी, नौकरों से कहा करती थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, उन्होंने उनका नाम मीर साहब बिगाड़ू रख छोड़ा था, और शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के सिर ही थोप देते थे। ठीक है, ये है। अब एक दिन की बात यहाँ पे है कि एक दिन बेगम साहिबा को सिर में दर्द होने लगा। ठीक है ना। उन्होंने लौंडी से कहा कि जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, जो उनके पास लड़की रहती थी सेवा करने वाली, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था और इतनी ताप कहाँ थी उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ अपने आप ही चली जाएंगी। ठीक है ना। तो मिर्जा जी बड़ी दिलचस्पी बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जा रही थी, तो वो झुलसा कर बोले, गुस्से में बोले, क्या ऐसे दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता है, क्या मरने ही वाली हैं, क्या थोड़ा वो इंतजार नहीं कर सकती हैं। तो मीर कहते हैं कि अरे तो जाकर सुनी आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज की होती हैं। मिर्जा कहते हैं जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। तो मीर साहब कहते हैं जनाब इस भरोसे ना रहिए, वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे हैं रहे और मात हो जाए, पर जाइए सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइए। मिर्जा बोलते हैं इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। तो मीर कहते हैं मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनकर आइए। मिर्जा अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का ये बहाना है। मिर्जा जी कहते हैं कि कुछ नहीं है, बस मुझे परेशान करने के लिए वो बोल रहे हैं, और कुछ भी उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा एक चाल और चल लूं, मिर्जा बोलते हैं। तो मीर बोलते हैं कि हरगिज नहीं, जब तक आप सुन नहीं आएंगे मैं मोहरे हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरिया बदल कर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज तुम्हें तुम जैसा आदमी हो, तुम ऐसा कोई आदमी ऐसा ना हो, तुम्हें क्या शतरंज इतनी अच्छी लग रही है कि तुम यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे हो, चाहे भले मैं मर जाऊं। तो मिर्जा कहते हैं क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम क्या जैसे वह खुद निखट्टू है वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, सबका सफाया कर डाला। तो मिर्जा कहते हैं बड़ा लत्ती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम दुत्कार क्यों नहीं देते, मिर्जा बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे से मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि सम्मान देना ही पड़ता है। तो बेगम बोलती है मैं तो दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो तो जाए, कौन किसकी रोटियां चला देता है, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। हिरिया जब बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा हाँ हाँ ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो यानी बेइज्जत करना चाहती हो। तो बेगम कहती है क्यों जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए उसे रोके, अच्छा उसे रोको, मुझे रोको तो मैं जानू। ठीक है, ये आपकी पूरी कहानी एक है, जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा से मैं स्टार्ट कर दूं ताकि आपके लिए सही रहे। ओके, कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके चलिए। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी के मिन्नते करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक एक पुरुष के सामने जाते हुए पांव बद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2 एक मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर
क्या था। बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी पलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए और कुछ बाहर, और किवाड़े अंदर से बंद करके कुंडी लगा ली। मीर साहब दरवाजे पर तो थे, पर मोहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की झलक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ, समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई है, चुपके से घर की राह लेनी, यानी घर वापस आ गए। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लो खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की फिक्र में सिर खपाऊ। जाते हो हकीम साहब के यहाँ, अब भी तामुल है। मिर्जा घर से बाहर निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंच गए और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब तुम मोहरे बाहर आते देखी तभी ताड़ गया था, फौरन भागा। बड़ी गुस्से पर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब है कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा कहते, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमा होगा? मीर कहते हैं, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। लेकिन बेगम साहब कैसे मनाऊंगा? मिर्जा बोलते हैं, घर जाकर बैठा रहता था तब तो इस तरह बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी। तो मीर कहते, ऐसी बकने दीजिए, 2-4 रोज में अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए, ठीक है? ओके, इतना हो गया। ये तो खैर इस तक क्वेश्चंस आते नहीं है, क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन की तरह ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अब ये पूरी कहानी है। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब के घर से दूर रहना उपयुक्त समझती थी और इसलिए उनके शतरंज प्रेम में कभी आलोचना ना करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। यानी वो मीर साहब जिनके घर में अब शतरंज जमेगी, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि उनके घर में ये नहीं होता था, बाहर होता था। अब मीर साहब खुद ही चले जाते थे और इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी पत्नी अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवाने खान में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा और उनका स्वाधीनता में बाधा पड़ गई और दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती थी। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी कि अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खी आवारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था। 8 पहर की धौंस हो गई है, कभी पान लाने का हुक्म, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेम के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। तो बेगम साहिबा से जाकर कहते थे कि हुजूर मियाँ के शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई है, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए हैं। अभी कोई खेल है कि सुबह उठने को शाम हो जाती है, घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे, मगर यह खेल मनहूस है, यानी कि अपने दिल की बातें भी कह देते थे और साथ में हम तो नौकर हैं, कोई बात नहीं, हमें जो कहा जाएगा हम वही करेंगे। और इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई ना कोई आफत आती है। यहाँ तक कि इसके पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे हैं हमने। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती कि हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती कि मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में जो 2-4 पुराने जमाने के लोग जमा थे, आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं है, हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही काफिज है, ठीक है। राज में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लुटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था, ठीक है। देहातों की सारी दौलत लखनऊ चली आया करती थी राजधानी में, और वह बेश्याओं को बांडों और बिलासता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी करीब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी और देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी इनसे वसूला जाता था। खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए, नए नए नक्शे हल किए जाते थे, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यू रचनाएं होती थी और कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता और कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती थी, मिर्जा जी उठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में बैठ जाते, ठीक है ना। ऐसा भी जैसे खेल में होता है बच्चों की तरह, पर दोनों रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोविलास जो है, यानी जो भी गुस्सा होता था वो शांत हो जाता था, मनोमालिन्य। और प्रातः काल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे, कितने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ गया। मीर साहब के होश उड़ गए, क्या बला सिर आ गई, क्या तलवी किस लिए यानी किस लिए बुलाया जा रहा है। नौकरों से बोले, कह दो घर पर नहीं है। तो सवार घर में नहीं है तो कहाँ है? तो नौकर ने कहा, नहीं जानता। क्या काम है? सवार कहता है, काम तुझे क्या बताऊं, हुजूर की तलवी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार की है दिल्लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो नौकर कहता, अच्छा तो जाइए, कह दीजिएगा।
कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी बोले, कहिए जनाब अब क्या होगा? बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलवी भी ना हो जाए। मीर कहते हैं, कमबख्त, कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा कहते हैं, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही तदबीर है, यानी किस्मत है कि घर पर मिले तो नहीं। कल से गोमती पार कहीं बिराने में नक्सर जमे, वहां किसे खबर होगी? हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा कहते, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर भी नहीं थी, आइडिया भी नहीं था। इधर मीर साहब की बेगम उन सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता पाया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ और इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली है, अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, कुछ तो दाल में काला है ना। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में छोटी सी दरी दवाए डिब्बे में गिलोरिया भरे घूमती पार एक पुरानी मस्जिद में चले जाते, और जिससे शायद नवाब अशफुद्दौला ने बनवाया था, और रास्ते में तबाकू, चिलम और मदरिया ले जाते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। आई थिंक उनकी बेगम का ये काम था, मुझे लगता है घर से भगाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। ठीक है, और फिर उन्हें दिन दुनिया की फिक्र ना रहती। किस्त सह आदि को एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कुछ वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाज में इतना एकाग्र ना होता जितना वो इस खेल में हो जाते थे। उन्हें भूख भी मालूम नहीं पड़ती थी। ठीक है ना। दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते थे। कभी कभी तो भोजन का भी ख्याल नहीं होता था। इधर राजनीति की दशा भयंकर होती जा रही थी। देश में कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ चली थी और शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर गांव की ओर भाग रहे थे, लेकिन इन दो खिलाड़ियों को जरा भी फिक्र नहीं थी। वे तो घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कहीं किसी बादशाही मुलाजिस की निगाह में ना पड़ जाए, पकड़े ना जाए और हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम कर जाएगी। तो एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे कि मीर की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे, यानी कि जिसे हम बोलते चेस, है ना, मात पे बात। और इतने में कंपनी के सैनिक आगे आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा कहते, आने दीजिए, किस्त बचाइए, ये किस्त है, जरा देखना चाहिए कहीं आड़ में खड़े हो जाए, यही आड़ में। मिर्जा, देख लीजिए, जल्दी क्या है, फिर किस्त तो खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों से मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। तो मिर्जा कहते हैं, जनाब हिले ना लीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त है और आप भी अजीब आदमी है। मीर साहब कहते हैं, यहाँ तो शहर की आफत आई हुई और आपको किस्त की सूझी हुई है। तो मिर्जा कहते हैं, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी किस्त, बस अब की में असहमे मात है। ठीक है, फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। आज खाने की कैसी ठहरेगी तो मीर कहते हैं, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है, शहर में कुछ भी हो रहा हो, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे, हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब मिर्जा जी की भी बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही गया और फौज की वापसी की आहट मिली तो नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले गई और शहर में कोई न हलचल थी, न मार काट थी, एक बूंद भी खून नहीं गिरा। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की प्रजा इतनी शांति से इस तरह से खून बहे बिना ना हुई होगी। और यह अहिंसा ना थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते हैं, वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहा रहे थे। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त थी। क्यों? शतरंज था मेन रीजन। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालमियों ने कैद कर लिया है। मीर हो गया है, लीजिए साहब। जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। तो मीर कहते हैं, रोया ही चाहे, यह ऐस कहाँ नसीब होती है। और एक किस्त, यानी खेल में भी अभी बिजी है, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, दर्दनाक हालात है तो हाथ तो ही सही है, लीजिए फिर किस्त। अब किस्त में मात है, बच नहीं सकते हैं, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता है। मिर्जा कहते हैं। तो मीर कहते हैं, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। किया किस्त और मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट
बुरी होती है। मीर ने कहा आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें, लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए आदीर हो रहे थे, मतलब गेम जो है फिर से यहाँ पर शुरू हो गया था। तो इस तरह से ये कहानी है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, लंबी है। फिर आप बोलेंगे कि इसमें क्वेश्चन आंसर क्या है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने इतना आपको बता दिया। आई थिंक से कहानी है, हाँ कहानी का सार थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। कहानी का सार क्या है, कभी कभी कहानी का सार भी पूछ लेता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहानी पूरी नहीं पूछता है, सार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये कहानी वाजिद अली शाह के समय की है, जब लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा था। जो हम सुबह पढ़ के आए वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि दो दोस्त थे, किस तरह से वो क्या करते थे, गेम खेला करते थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक खत्म भी कर दो जहां तक हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये जो भी हमने बताया इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि दो दोस्त किस तरह शतरंज खेलते थे। पहले एक दोस्त के यहाँ खेलते थे, फिर उसके यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई तो दूसरे दोस्त के यहाँ आ गए, दूसरे दोस्त के यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, सैनिक का बुलावा आया, राजा का बुलावा आया, सैनिक आया तो लोग मस्जिद में जाके खेलने लगे। बस इस तरह से करके कहानी का सार आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, कहानी की संदर्भ सहित व्याख्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। जैसे शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून का नहीं गिरा था, और आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह से खून बहे बिना ना हुई हो। ये है यहाँ पे उद्धरण, इसको आपको व्याख्या करना है। तो इस तरह से संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी से उद्धृत की गई है, और वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ का वातावरण अत्यंत विलासी हो गया था, और उसी वातावरण में दो मित्र मिर्जा और मीर शतरंज खेलने में डूबे हुए थे। उन्हें पुरानी मस्जिद में शतरंज खेलते हुए देखा। जो मैंने ऊपर बताया वही चीज यहाँ पे लिख लेने की, उनको पकड़ के ले गए थे, लेकिन दोनों शतरंज में ही बिजी थे, किसी को भी कोई चिंता नहीं थी, ठीक है ना। ये संदर्भ, आइए व्याख्या यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे विशेष तो पूछता नहीं है, फिर भी विशेष यदि पूछे तो उद्धरण कहानी के मूल तत्व को स्पष्ट करने के लिए स्वयं कथाकार द्वारा कहा गया है, ताकि इससे उस युगीन त्रासदी की ओर गहराई से समझा जा सके, ठीक है ना। और इस कहानी के अंश में भाषा सहज सरल और बोलचाल के नजदीक है, ठीक है, यानी पाठकों के समझ में आ जाए ऐसी भाषा यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक और यहाँ पे उद्धरण दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। उद्धरण क्या है, जैसे ये अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद का आंसू न निकला, उन दो प्राणियों ने शतरंज की बाजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। तो फिर यहाँ पे आपको वही चीज लिखनी होगी, तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलिए, संदर्भ सहित व्याख्या भी आती है, आपको ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। लेखक और कहानी का नाम पूर्वानुसार लिखना होगा, जैसे यहाँ पे दे दिया, ठीक है, राइट। फिर व्याख्या कर देनी होगी विशेष। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे, सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले मैं तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया था, फौरन भागा था। तो किस तरह से इसको आपको लिखना है, ठीक है, संदर्भ करना वही, लेखक कहानी का नाम, फिर यहाँ पे व्याख्या में उसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिख दीजिए, बस हो गया, ट्रू होना चाहिए, बस हो गया। ये सारांश भी आ गया है। इतिहास पर आधारित कहानी है, नवाब वाजिद अली शाह के समय की कहानी है, लखनऊ की कहानी है, ठीक है ना। ओके, मजलिस यानी सभा, पीनक यानी नशा, झोंक, कुछ यहाँ पे शब्द, क्योंकि इनकी जनरली जो लैंग्वेज होती थी वो हिंदी उर्दू वर्ड तो होते थे, लेकिन ये कहानी लखनऊ की थी तो यहाँ पे उर्दू ही वर्ड जनरली लिए गए हैं, ठीक है ना। कला बत्तू यानी रेशम के धागे का लपेटा हुआ सोने चांदी का तार, मिश्री यानी एक मंजन से स्तर श्रृंगार के लिए लगाती हैं, बटेर यानी तीतर से मिलती जुलती एक चिड़िया जो अक्सर उड़ाने के शौक के लिए पाली जाती है, पाली यानी तीतर बटेर आदि को उड़ाने की जगह, चौसठ यानी एक भारतीय खेल जिसे शतरंज का नाम दे दिया गया, चौसठ भी उसको बोलते, सभी चीजें यहाँ पे दी हुई, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कुछ है क्या, अभी भी यहाँ पे संदर्भ दिया हुआ है, जैसे आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, या तो कहानी का सार आएगा या फिर आपसे संदर्भ सहित व्याख्या पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। कहानी का सार तो बन जाएगा, बहुत ही ईजी है, हाँ संदर्भ सहित व्याख्या थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप कहानी पूरी पढ़ेंगे तभी संदर्भ सहित व्याख्या को आप समझ सकेंगे, ठीक है ना। उसका लिखने के लिए आप शतरंज के खिलाड़ी कहानी का विश्लेषण एवं मूल्यांकन देख लेते हैं, ठीक है। ओके, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% है, डाउट इसमें है ही नहीं। कथा वस्तु पढ़ लीजिए, क्या होती है, चरित्र चित्रण, परिवेश। चरित्र चित्रण का मतलब चरित्र किस तरह का है, परिवेश का मतलब किस टाइम की है। तो ये स्वाधीनता के पहले की कहानी है, इतिहास में लिखी गई कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, ठीक है। उस समय का परिवेश तो यही था ना, हमारा भारत देश गुलाम था, ठीक है। संरचना शिल्प वेरी इंपॉर्टेंट है। संरचना शिल्प में शैली, संवाद और भाषा तीन चीजें आती हैं, ये माइंड में ऑलवेज रखिएगा, और कहानी का प्रतिपाद्य, ठीक है। तो चलिए, तो हम पढ़ चुके हैं प्रस्तावना में क्या चीजें हैं।
कथा वस्तु क्या होता है, यानी कथा वस्तु का मतलब कि कथा किन चीजों को लेकर के लिखी गई है। तो कथा वस्तु का जो निर्माण होता है ना, घटना और पात्र दो चीजों से मिलकर होता है। कथा वस्तु किसे कहते हैं, तो कथा वस्तु में जो होता है घटनाओं, यानी जो घटना होती है और पात्रों के पारस्परिक सहयोग से होता है। तो कथा वस्तु में दो चीजें, घटना और एक पात्र हो जाते हैं, इनके सहयोग से निर्माण होता है कथा वस्तु का, यानी कथा वस्तु को कथानक भी कहते हैं, ये माइंड में रखिएगा। तो ऐसे भी कथानक होते हैं, ऐसे भी कथा वस्तु होते हैं जिनकी निर्मित में परिवेश की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है। जैसे इसमें परिवेश भी बहुत महत्वपूर्ण था। स्वाधीनता के पहले का था, राजा रजवाड़ों के टाइम का ये कहानी थी, ठीक है ना। तो वास्तव में कथ्य के अनुसार ही कथा वस्तु का स्वरूप बनता है और उसी के अनुसार कभी घटनाएं प्रधान हो जाती हैं, तो कभी चरित्र और कभी परिवेश या वातावरण। तो कथा वस्तु में यहाँ पर आप आराम से कह सकते हैं घटना, वातावरण, परिवेश और पात्र जो होते हैं, इनसे मिल करके क्या बनाया जाता है, इनके संयोग से इनको मिला करके कथा वस्तु बनाई जाती है, ठीक है ना, राइट। तो घटनाएं, चरित्र, परिवेश, वातावरण एक ही चीज होती है, ठीक है ना। और कहानी में घटनाओं की कोई खास भूमिका नहीं होती, उनके स्थान पर एक विशेष परिवेश के छोटे छोटे दैनिक संदर्भ आते हैं जो कहानी को आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो कहानी में मुख्य भूमिका चरित्रों और परिवेश की होती है। जैसे अब इसमें क्या है, इसका कथा वस्तु क्या है, इसका कथानक क्या है, तो कहानी में शतरंज के दो खिलाड़ियों मिर्जा और मीर के शतरंजी दांव पेच दिखाया गया है। लेकिन कहानी का तथ्य केवल इतना ही नहीं है, बल्कि इन दोनों खिलाड़ियों के माध्यम से लेखक ने पतनशील समाज की गतिविधियों और विनाश की भी तस्वीर दी है। विलासिता भरा जीवन, नाच गानों में रहना, मदिरा शराब को पीना, पूरा दिन खेलते रहना, एक तरह से खेल का नशा होना, अपने देश के बारे में, समाज के बारे में, परिवार घर के बारे में ना सोचना। उनका राजा पकड़ा गया, उनको ले जाया गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तब भी अपने ही चश्मे, अपने ही खेल में, अपने शतरंज में व्यस्त थे, ठीक है ना। तो इसलिए लेखक ने इन दोनों पात्रों को वाजिद अली शाह के जमाने के लखनऊ के वातावरण में लेके आए और इनके गतिविधियों को सामाजिक गतिविधियों के साथ पेश किया, यानी सामाजिक गतिविधियों के साथ में रखा, और जिस समय समय और समाज में जी रहे थे उनके अनुकूल ही रखा। इसलिए इनके चित्रित करने के लिए लेखक ने इनके समय के लखनऊ को भी चित्रित किया। और जब ये शतरंज खेल रहे होते हैं तब इनकी चालों के साथ साथ समाज और राजनीति में घटित घटनाओं को भी लेखक दिखाता रहता है कि इधर ये शतरंज खेलते जा रहे हैं और उधर उनके घर में, उनके समाज में, उनकी राजनीति में क्या क्या हलचल होती रही है, ठीक है ना। जैसे मसलन लखनऊ में कंपनी के सिपाहियों का आना, वाजिद अली को गिरफ्तार करके ले जाना आदि। और इन बड़ी घटनाओं से निर्लिप्त रहकर, यानी बिल्कुल अलग रहकर दोनों मित्र शतरंज खेलते रहे। तो यह क्रिया शतरंज के खिलाड़ियों की सहज निष्क्रियता को सूचित करती है, पर उस समय के समाज की पूरी पतनशीलता को भी दिखाती है। और दोनों घटनाओं को एक साथ प्रस्तुत कर प्रख्यात फिल्मकार सत्यजीत राय ने शतरंज के खिलाड़ी नाम से ही प्रेमचंद की इस कहानी पर हिंदी में फिल्म बनाई थी, जो बनी हुई, ठीक है। तो विद्यार्थियों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हालांकि पढ़ने में थोड़ा मजा आ सकता है, फिल्म में तो मजा भी आएगा, नहीं भी आएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद संजीव कुमार की मूवी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है शायद मैंने कभी 10-5 मिनट की मूवी देखी है, बहुत बोरिंग मुझे लगी थी। बिकॉज वही है, जैसे कहानी में मैंने पढ़ा शतरंज, तो वही है, दो दोस्तों की कहानी शतरंज का रहना, थोड़ा सा इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर बीवियों का इसमें थोड़ा सा है दखल, तो वो थोड़ा हो सकता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है संजीव कुमार की मूवी आप भी देखिएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी ऐतिहासिक यथार्थ पर आधारित है और उसमें वाजिद अली शाह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनकी गिरफ्तारी तो ऐतिहासिक सच्चाई ही है, और उस काल की सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी जो तस्वीर में पेश की गई, यानी इस परिवेश को ऐतिहासिक सच्चाई, यानी वो जो वातावरण था, वो जो परिवेश था, ऐतिहासिक परिवेश था, वो सच था। और उस सच में उन्होंने एक कहानी लिख डाली, दो दोस्त को सामने ला करके, यानी मिर्जा और मीर काल्पनिक पात्र होकर भी उन्होंने उस काल की विलासी मनोवृत्ति को सामने लेकर आए, ठीक है। तो ये कथानक होता है, तो इसे प्लीज आप देख लीजिएगा। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिर्जा और मीर दोनों ही आर्थिक समस्या से मुक्त थे, जागीरदार थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम थी नहीं, पैसे की भी चिंता नहीं थी, किसी चीज की चिंता नहीं थी, तो हर वक्त शतरंजी खेलते थे, उनके पास नौकर चाकर भी हुआ करते थे। तो उस समय का काल जो था पतनशील विलासी वातावरण में उपजे इन दोनों खिलाड़ियों को शतरंज खेलते रहने की सुविधा थी, ठीक है ना, राइट। इसे देख लीजिएगा, ओके। चलिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है।
अच्छा, शतरंज के खिलाड़ी को किन आधारों पर ऐतिहासिक कहानी कह सकते, बताया ना मैंने कि लखनऊ के वाजिद अली शाह के ऊपर की कहानी है, जो उस समय के राजा हुआ करते थे। ये ट्रू है, उनको पकड़ के ले जाना भी ट्रू है, लेकिन उसमें दो काल्पनिक पात्र यहाँ पर रख दिए गए थे, ठीक है ना। उन दो दोस्त थे, उनके माध्यम से पूरी कहानी कही गई थी, तो इसे हमने जस्ट अभी ऊपर देखा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ओके। चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण में देखिए अब दो इसमें पात्र इंपॉर्टेंट है। एक पात्र जो है मिर्जा और मीर, यानी दोनों क्या है, दोस्त है, ठीक है। और गौड़ पात्र के रूप में जो हमें दिखाई नहीं दी, जिनका संवाद बस थोड़ा सा था, वो मिर्जा तथा मीर की बेगमें आई थी, ठीक है ना। और जो दो पात्रों में से एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए गढ़ा गया, यानी एक पतनशील समाज में शतरंज के दो खिलाड़ियों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि शतरंज से जुड़ी उनकी मानसिकता और गतिविधियों की तस्वीरें उभरे, और साथ ही उनके माध्यम से पतनशील समाज के व्यक्तियों की तस्वीरें उभरे। तो शतरंज में किस तरह से लोग लिप्त हो जाते हैं, किस तरह से डूब जाते हैं कि उन्हें खान पान, अपने फैमिली, परिवार, किसी चीज की, यहाँ तक कि देश समाज की चिंता नहीं होती है। उसी तरह से लोग अपने जीवन में इतने विलासता भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे कि उनको भी अपने समाज, परिवार, देश की जरूरत महसूस नहीं हुई, ठीक है ना। और यही वो इसी माध्यम से प्रेमचंद दिखाना चाहते थे, शतरंज के माध्यम से देश की, समाज की, परिवार की जो एक तस्वीर होती है। वो दोनों पात्र परिवार या समाज की किसी समस्या से नहीं टकराते और टकराहट से उत्पन्न होने वाले मानसिक उपापों से भी वे नहीं गुजरते, केवल शतरंज खेलते हैं। इसलिए इनके चरित्र के कुछ निजी और विशिष्ट पहलू भी नहीं होते, ठीक है। चरित्र चित्रण है, दोनों उच्च वर्ग से थे, ऊंची हैसियत रखते थे, ठीक है, नौकर चाकर थे, जमींदार थे, जागीरदारी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों शतरंज खेलते हुए शतरंजी बोली बोलते हैं, दोनों शय और मात के बारे में सोचते हैं। और जब मीर की बाजी कमजोर पड़ती तो वे समाज की ओर देखते हैं, और जब मिर्जा उन्हें बाजी की ओर घसीटते हैं तब मिर्जा की बाजी कमजोर पड़ती है, उन्हें समाज की चिंता उठती है। यानी जब वो हारने लगते हैं तो समाज की चिंता होने लगती है, ठीक है ना। ओके, जीत की मानसिकता में कभी एक गुनगुनाता है तो कभी दूसरा, कभी एक झल्लाता है तो कभी दूसरा, और दोनों इस झल्लाहट की चरम सीमा पर पहुंचकर जान दे देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों ऐसे वर्गीय पात्र हैं जो एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए रखे गए हैं, ठीक है। और चारित्रिक वैशिष्ट को उभारना लेखक का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं, समाज में लोगों का क्या समाज के प्रति रवैया है, ये दिखाना लेखक का मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो ये चरित्र चित्रण है, जिसमें चरित्र चित्रण में आप दो लोग को यहाँ पे बड़े आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मीर और मिर्जा किस वर्ग से आते थे, जागीरदारी वर्ग से आते थे, ठीक है। और मीर और मिर्जा चरित्र वर्गीय चरित्र है या व्यक्ति चरित्र, तो इनका चरित्र, व्यक्ति चरित्र, इनको चरित्र के रूप में रखा गया है। शतरंज के खेल ने उनके परिवार पर क्या असर डाला था, बहुत असर डाला था। कोई भी खुश नहीं था, उनकी बेगम भी खुश नहीं थी, नौकर चाकर भी खुश नहीं होते थे, वो भी उनके ऊपर झल्लाया करते थे, ठीक है ना। वो तो कह भी देते थे कि ये खेलते हुए मनहूस गेम है, मनहूस खेल है, आदमी न घर का होता है ना घाट का होता है, इस तरह से नौकर लोग बोला करते थे। शतरंज का खेल उनकी किस प्रवृत्ति को बताता है, प्रवृत्ति क्या हो सकती है, मानसिकता क्या हो सकती है, बहुत ही पिछड़ी हुई मानसिकता आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इस खेल ने समाज के प्रति उनके दायित्व को कैसे प्रभावित किया। मिर्जा की पत्नी शतरंज के खेल का विरोध क्यों करती है, क्योंकि मिर्जा अपनी पत्नी पे और अपने घर पे ध्यान नहीं देते, बहाना बनाती है, मिर्जा की पत्नी थी ना। और मीर और मिर्जा की पत्नियों के विभिन्न स्वभावों का मूल कारण क्या था, तो ये देख लीजिएगा। परिवेश, परिवेश यानी वातावरण, देश काल, तो देश काल क्या था, स्वतंत्रता के पहले का था, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो कथा को स्थान और समय की पृष्ठभूमि प्रदान कर उसके स्वरूप को पाना, ठीक है। और दूसरा कभी कभी कथा के सर्जक तत्व के रूप में भी काम करता है, यानी कि इस कहानी में परिवेश जो है दोनों रूपों में विद्यमान होता है। परिवेश का अर्थ ये होता है, क्या होता है परिवेश का मतलब, क्या होता है परिवेश का अर्थ, वह देश और काल जिसके बीच घटनाएं घटित होती हैं, जिसके बीच कहानी को दिखाया जाता है। जैसे ये कहानी है तो स्वतंत्रता के पहले की है, अंग्रेजों के टाइम की है, जब वो भारत पे आ रहे थे, ठीक है ना, राजा रजवाड़ों के टाइम की कहानी है, ठीक है ना। तो ये परिवेश हो गया, ठीक है। तो ऐतिहासिकता भी आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक चरित्र बनते हैं और विकसित होते हैं, परिवेश प्राकृतिक भी होता है और सामाजिक भी होता है, लेकिन ये क्या था, ऐतिहासिक। प्राकृतिक परिवेश में दिन रात, सुबह शाम, मौसम, ऋतु, नदी नाले, खेत खलिहान, सभी की बातें आ सकती हैं। सामाजिक परिवेश में मेले पर परिवार, समाज की विभिन्न स्थितियां, चौपाल, पंचायत, शहर, गांव, कस्बे की जिंदगी, सभी चीजें आ जाती हैं। और इस कहानी में मुख्य लखनऊ का सामाजिक परिवेश है, किंतु कहीं कहीं प्राकृतिक परिवेश भी आया, मस्जिद वगैरह में जाना, ये सभी चीजें है ना, ठीक है।
तो परिवेश का मतलब क्या हो गया, परिवेश में प्राकृतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। प्राकृतिक परिवेश में क्या आ गया ये हमने देख लिया, सामाजिक परिवेश में क्या आ गया। प्राकृतिक परिवेश में सुबह शाम, मौसम, ऋतु, नाले, खेत खलिहान, प्रकृति नृत्य से संबंधित चीजें आ जाती है। सामाजिक परिवेश में समाज में जो हम रहते हैं, मेले, पर्व, त्योहार, तीज त्योहार, है ना, पंचायत, शहर, गाँव, कस्बे, जिंदगी के बारे में, लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जो होती है समाज के सामाजिक में आ जाती है। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि इस कहानी में बाजिद अली शाह के समय लखनऊ के बिलासी जीवन का परिवेश दिखाया गया और लेखक ने कहानी के आरंभ में इस बिलासी समाज का वर्णन कर दिया था। मिर्जा तथा मीर शतरंजी खेल वाली कहानी को एक पुष्ट आधार दे रहे थे और शतरंज के खेल वाली यह कहानी केवल दो व्यक्तियों के खेल की कहानी है, कहानी ही नहीं है, बल्कि समाज की विलासिता, उसके कारण होने वाले पतन की कहानी। किस तरह से लोगों का पतन हो रहा था, समाज का पतन हो रहा था। ठीक है, और लेखक ने इस खेल को एक विशेष वातावरण की पृष्ठभूमि पर खड़ा किया और फिर खेल खेलने वाले व्यक्तियों के पारिवारिक परिवेश को भी इस पे दिखाया। ठीक है, जैसे प्रातः काल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते थे, तो ये प्राकृतिक परिवेश हो गया। ठीक है ना, फिर दोपहर खाना खाने की खबर नहीं होती थी, फिर कब तीसरा पहर आया, कब शाम आया, ठीक है ना, ये रात हो जाती थी, फिर बुलावा आता था। ये सभी चीजें प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, शतरंज के दोनों खिलाड़ी जागीरदार थे, उनका आर्थिक परिवेश उन्हें निश्चित भाव से खेल खेलने की छूट देता है। कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ घर में था, फला फूला हुआ था। लेखक इन दोनों खिलाड़ियों के पारिवारिक परिवेश का चित्रण कर खेल की कहानी को गतिशील कर देते हैं। ठीक है ना, राइट। तो ये पारिवारिक परिवेश हो जाता है। पारिवारिक परिवेश में उन्हें पुरानी मस्जिद में खंडहर में शतरंज खेलने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। खेल खेलते समय दोनों के द्वंद्व और मरण की जो घटना घटती है संभवतः परिवार में नहीं घटित होती। आप देख चुके कैसे खंडहर में खेल खेलते इन दोनों खिलाड़ियों के सामने बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटित हो जाती हैं और उनसे उदासीन होकर अपने अपने वजीरों के बचाव में लगे होते हैं और अपनी जान दे देते हैं। यानी कि राजा का मरना उनका मरने के बराबर है। यानी जो खिलाड़ी अपनी बादशाह के बंदी बनाए जाने पर दो बूंद आंसू नहीं बहाए, वही अपने शतरंजी वजीरों की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, हमने पूरी कहानी पढ़ी नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर खंडहर के परिवेश में जब आ जाती है तो ये कहानी खेल से सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में चलती हुई घटनाएं टकराती है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक परिवेश भी यहाँ पे आता है। खंडहर को प्रस्तुत किया गया मकान के रूप में सामाजिक परिवेश भीतर आ जाता है, तो इसमें सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए, संरचना शिल्प क्या होता है? संरचना शिल्प के अंतर्गत शैली, भाषा और संवाद, ये तीन चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक है ना, इन्हीं से संरचना शिल्प होती है। शैली कैसी है? अवलोकन बिंदु की दृष्टि से देखे, पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे हम बोलते हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखे तो कहानी की शैली इतिहास शैली की है। यानी कहानीकार ने इतिहासकार की शैली में स्वयं कहानी कही और इस शैली की विशेषता यह होती है, अब इस शैली की विशेषता क्या है कि लेखक सर्वज्ञ होता है, उसे सब कुछ मालूम होता है, वह कहीं की और किसी समय की बात कह सकता है और इसके विपरीत कथा आत्मकथा शैली में कोई पात्र कहानी कहता हुआ लगता है। तो इसमें लेखक ही सब कुछ होता है, वह कहीं की और किसी समय की बात कह सकता है। ठीक है ना, और जो आत्मकथा होती है इस शैली में कोई पात्र कहानी कहता हुआ लगता है, तो कहानी कहता तो लेखक है किंतु किसी पात्र के मुंह से कहलवाता है, वो आत्मकथा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पात्र स्वयं जितना जानता है उतनी कहानी वह कह पाता है। और शतरंज के खिलाड़ी में लेखक अपने समय से बहुत पीछे जाकर लखनऊ को देखता है और उस समय के लखनऊ के बिलासी समाज की गतिविधियों का बयान करता है। ठीक है ना, तो ये शैली हो गई। ठीक है, कहानी की शैली पर विचार करने की एक और पद्धति है, यानी कि इस कहानी की वर्णन में प्रमुखता है चित्रण की, नाटकीयता की। प्रेमचंद की कहानियों में वर्णन की प्रमुखता होती है और दोनों बातें भी बीच बीच में आती रहती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे नाटकीयता यानी नाटक भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, राइट। यानी प्रारंभ में हमने लखनऊ के वातावरण को देखा, फिर मिर्जा मीर की हैसियत को देखा, पारिवारिक वातावरण को देखा, शतरंज की चालों को देखा, उनके मन की स्थिति को देखा। ठीक है ना, और बाद में फिर वहां पे जाके मस्जिद में वो खेलने लगते हैं, खंडहर में खेलने लगते हैं, मरने कटने की बातें करने लगते हैं। ये सभी चीजें हमने इसमें देखी है। ठीक है, ओके। संवाद, तो इस कहानी में नाटकीय तत्व भी है, संवाद नाटक का गुण है और वर्णन में लेखक स्वयं उपस्थित रहता है और संवाद केवल दो पात्रों को कथा सूत्र बनाता है और स्वयं हट जाता है। दो पात्रों के माध्यम से पूरी कहानी चलती है, दो पात्रों के संवाद से। ठीक है, यहाँ पे संवाद उनकी बेगमों के भी देखने को मिलते हैं, उनके नौकरों के भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन संवाद जो था उनके दो पात्र, दो जो मित्र थे, उनके माध्यम से होता है।
जहां संवादों की बहुलता होती है, कहानी की शैली नाटकीय हो जाती है और इस कहानी में बयान या वर्णन शैली के साथ साथ संवाद शैली का भी खूब प्रयोग हुआ है। मिर्जा और मीर के संवाद कहानी में भरे पड़े हैं, बीच बीच में दो एक और पात्रों के छोटे संवाद आए हैं, ठीक है ना। तो संवाद की प्रमुख विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, संवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो पहली विशेषता है कि वह पात्रों के स्वभाव और स्थिति के अनुकूल हो, यानी कि जो पात्र रखे गए हैं उसके स्वभाव से मिलता हुआ संवाद होना चाहिए और उनके अनुकूल होना चाहिए, यानी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, मन की स्थिति कैसी है, उसके अनुकूल संवाद करवाने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर इस कहानी में देखें तो मिर्जा और मीर दोनों ही उर्दू भाषी हैं, इसलिए उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है और दोनों शतरंज में डूबे हुए पात्र थे। उनके संवादों में शतरंज के संदर्भित शतरंज की मानसिकता व्यक्त, शतरंज से संबंधित मानसिकता व्यक्त होती है और वे अपने वातावरण के अनुसार ही विलासी और ऊंचे तबके के पात्र हैं, इसलिए उनके संवादों में देश और काल की होने वाली जो घटनाएं घटित होती है उनसे वो बेखबर होते हैं। तो पात्रों के स्वभाव और स्थिति के अनुकूल हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, संवाद नाटकीय तत्व है, ठीक है ना, अतः वह छोटे छोटे होने चाहिए, तभी उनमें बातचीत की तेजी और खुलापन आता है, ठीक है ना, उनमें बातचीत की तेजी और खुलापन आता है। तो कहानी की विशेषताएं दिखानी पड़ती है। मिर्जा और मीर, उसकी बेगम के संवाद बहुत छोटे छोटे, उसे जल्दी जल्दी आपस में टकराते चले जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा संवाद नहीं है और कहानी आगे बढ़ जाती है। यदि बहुत लंबे हो जाएंगे तो भाषण जैसे फील होंगे और कहानी वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है ना। और नाटकीयता नहीं है, नाटकीयता का मतलब, नाटकीय का मतलब होता है छोटे छोटे संवाद का आना, बहुत से लोगों का आना, तुरंत उसका निकल जाना। मीर का अपनी बेगम से बात करना, फिर जाफर का बीच में आना, फिर मीर का लौट के आना, उनकी बेगम का आना, जाफर का चले जाना, ये जो होता है ये क्या होता है, ये नाटकीय वक्रता होता है, एक नाटक का क्रम होता है, ठीक है, राइट। जैसे इसी में शतरंज का खेल मिर्जा के घर को जाए, मीर क्या होने लगता है, फिर मीर के बेगम को प्रॉब्लम होती है तो फिर मिर्जा क्या होने लगता है, मिर्जा क्या सैनिक आ जाता है तो फिर वो खंडान में चले जाते हैं। तो छोटे संवाद यहाँ पर रखे हैं, ठीक है ना। भाषा आप देख लेते हैं, कहानी में लेखक की भाषा होती है और पात्र भी होते हैं, कुछ लेखक अपनी भाषा और पात्रों की भाषा में अंतर नहीं करते हैं। जो प्रेमचंद की कहानी है वो स्थिति और मानसिक स्थिति के अनुरूप भाषा होती है, यानी इस कहानी में जो पात्र है वो ऊंचे तबके के हैं, जागीरदार है, मुस्लिम परिवेश के हैं और उस दौर में लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में उच्च वर्गीय मुस्लिम परिवार की भाषा उर्दू हुआ करती थी। तो प्रेमचंद ने भी यहाँ पे अधिकतर शब्द का प्रयोग जो है उर्दू में किया है, ठीक है। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली गई। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बस से गए। तो यहाँ पे मुस्लिम परिवेश को, उर्दू लैंग्वेज को थोड़ा सा दिखाया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रेमचंद की कहानियों की भाषा बोलचाल की बहती हुई भाषा है, जिसमें पात्रों और परिवेश के अनुरूप संस्कृत और उर्दू तत्सम तद्भव सभी शब्दों का, देशज शब्दों का प्रयोग होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है ना, राइट। क्योंकि इस कहानी में पूर्व भारतीय मुस्लिम परिवेश के ही पात्र थे। लेखक के वर्णन और पात्रों के संवादों में उर्दू मिश्रित भाषा दिखाई देती है। तो भाषा कैसी है, उर्दू मिश्रित है, ठीक है। मूल्यांकन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहानी का प्रतिपाद्य जरूर देख लीजिएगा। मूल्यांकन आता है तब भी आप प्रतिपाद्य लिखेंगे और यदि प्रतिपाद्य पूछता है तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि जो कहानी, पहले प्रतिपाद्य का मतलब समझ लीजिए कि जो भी कहानी या जो भी निबंध, जो भी लेख लिखा जाता है वो किस उद्देश्य से लिखा जाता है, ठीक है ना। मतलब लेखक का लिखने का, बताने का इरादा क्या है, वो क्या बताना चाहता है उस कहानी, उस निबंध, उस लेख, उस नाटक के माध्यम से, ये प्रतिपाद्य होता है कि लेखककार, कहानीकार क्या कहना चाहता है। तो इसमें जो कहानीकार हैं, क्योंकि ये कहानी है, नाटक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रेमचंद, तो इसका प्रतिपाद्य क्या होगा। तो इस कहानी का उद्देश्य भी हम कह सकते हैं। तो प्रतिपाद्य को उद्देश्य भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना।
तो शीर्षक के अनुसार देखें तो शतरंज के खिलाड़ी नाम है इसका, और यहाँ पे दो खिलाड़ियों का जिक्र किया गया है और दो खिलाड़ियों का चित्र यहाँ पे खींचा गया है, यानी दो ही खिलाड़ी आपको पूरे इसमें नाटक में मिलेंगे। उनकी सारी गतिविधि, उनकी एक्टिविटी, जो भी उनका काम जो होता है, मेन यहाँ पे उनको शतरंज खेलना दिखाया गया है, और उनके मन की स्थिति किस तरह से होती है, किस तरह से बदलती रहती है, इस चीज को भी कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, तो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं वो उनके माध्यम से अपने समय के समाज को रूपांतरित करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि उस समय का समाज कैसा था। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर दो खिलाड़ी शतरंज खेल रहे हैं, उनको खाने पीने सोने उठने बैठने किसी भूख प्यास किसी भी चीज का कोई भी वो नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे शतरंज खेलना उनका काम था। इवन कि उनके राजा को भी पकड़ के ले जाया गया, उनके सामने से उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया, वो शय और माती देते रहे। ठीक इसी तरह से उस समय का सामाजिक परिवेश था, लोग अपने कामों में अपने विलासिता में इतने मतलब डूब चुके थे, काम करने वाले लोग अपने काम से मतलब रखते थे, समाज से मतलब नहीं होता था। कुछ लोग जो होते थे वो विलासिता भरा नाच गाने मदिरा पान शराब में अपना जीवन व्यतीत कर देते थे, और शतरंज खेलने वाले ने आपने उनको देख ही लिया है। तो समाज का जो एक रूप था, उस रूप को शतरंज के माध्यम से यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और वही है वाजिद अली शाह के समय लखनऊ का जो जीवन था, उसकी तस्वीर यहाँ पर खींची गई है। ठीक है, राइट। ओके, तो यही यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसके प्रतिपाद्य में। जैसे कहानी के प्रारंभ में चित्र इस वातावरण के कुछ अंश दिए गए हैं। ठीक है, राइट, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, कहा जाता है कि शतरंज का खेल जो होता है समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। शतरंज वही खेलता है जिसके पास कोई काम ओम नहीं होता है, और राजा लोग पहले शतरंज बहुत खेला करते थे, 64 जिसे बोलते हैं। वो इसका रीजन वही होता था कि जनरली वो जब कहीं बाहर कूच वगैरह के लिए गए तो गए, नहीं तो वरना वो अपना टाइम जो होता था शतरंज वगैरह में ही बिताया करते थे। ठीक है, यानी समाज और अपने परिवार के दायित्व कर्तव्य बोझ से मुक्त होकर के लोग इसी में पूरा दिन लिप्त रहा करते थे। लोगों में सामाजिक कर्म के लिए बलिदान करने की भावना हुआ ही नहीं करती थी। बड़े बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय हादसे हो जाने पर भी लोग चिंतित नहीं हुआ करते थे। ठीक है ना, यही दिखाया गया है, यही इसका प्रतिपाद्य, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, राइट, तो इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए उद्देश्य। ठीक है, ओके। शीर्षक की उपयुक्तता, ये शीर्षक क्यों उपयुक्त लगता है, इसका नाम शतरंज का खिलाड़ी क्यों रखा गया है। यानी समाज में कोई यदि बुराई है, कुछ व्याप्त है, तो उसको दूसरा भी शीर्षक रख के प्रेमचंद बता सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका नाम शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों रखा। तो क्या ये सार्थक है, क्या ये सही है। तो इस कहानी में मिर्जा और मीर नामक दो व्यक्ति शतरंज के खेल में डूबे रहते हैं। शतरंज के खिलाड़ी जब शतरंज के खेल में डूबते हैं तब उन्हें दीन दुनिया की खबर नहीं होती है, वे निकम्बे होते हैं, अपने घर वालों से बहाने बनाते हैं, सामाजिक जो कर्तव्य होते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको किनारे में रखते हैं, हार जीत को लेकर स्वयं आपस में लड़ पड़ते हैं। इस कहानी में शतरंज के खेल की पूरी दुनिया चित्रित की गई और अंत में विडंबना यह दिखाई गई है कि अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। यह शीर्षक लखनऊ के विलासी जीवन का प्रतीक भी बन गया, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो हो गया, मुझे लगता है कि ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो जानी चाहिए। ओके, हो गई, सारांश आ गया है। ठीक है, चलिए, यहां से भी आप शॉर्ट में देख सकते हैं। कहानी के पात्र चरित्र का पूछता है, यानी पात्र मिर्जा और मीर हैं, दो हैं, ये वर्गीय चरित्र है। ठीक है, कहानी का परिवेश पूछता है, तो कहानी का परिवेश सामंती और प्रेमचंद से अत्यंत सजीव रूप में चित्रित किया है। ठीक है, विशेषताएं भी बताई गई। अगर कहानी की इतिहास शैली की बात की जाए तो इतिहास शैली है, यथार्थवादी ढंग से लिखी गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रेमचंद का उद्देश्य कहानी द्वारा उन कारणों को उजागर करना रहेगा जो भारत की गुलामी के पीछे रहे हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय भावना को दिखाना, किस तरह से लोग राष्ट्र की रक्षा नहीं करते हैं, किस तरह से लोगों में राष्ट्रीय भावना का अभाव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सभी के आंसर भी दिए हुए हैं, तो इसे नेक्स्ट टाइम में भी आगे देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे पंच परमेश्वर कहानी का वाचन और व्याख्या 12 और 13 यूनिट एक साथ में। इस कहानी को थोड़ा सा देखते हैं, जान देने वाला बार बार आ रहा, हम लोगों ने कहानी लिफ्ट कर दी थी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि कहानी जो है ना पढ़ना चाहिए, है ना। कहानी हमेशा, सॉरी ये हल्कू कहा गया,
कहानी हमेशा थोड़ी पढ़नी चाहिए, है ना, तो समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए, ओके, ये हो गया। चलिए थोड़ा सा कहानी को, सॉरी, पढ़ लेते, लास्ट में देख लेते। लास्ट में हमने छोड़ दिया था, कहानी को नहीं देखा था, तो थोड़ा सा देखते हैं कि इन लोगों ने लास्ट में किया क्या, क्योंकि बार बार जान देने वाली बात आती है। तो क्या रियल में ऐसा था या राजा मर गया उसकी वजह से ऐसा था? अच्छा, यहाँ पे अब दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मिर्जा कहते हैं आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वही रख दीजिए उसी घर में। तो मीर कहते हैं उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था, मोहरा आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी, फर्जी देखा तो धांधली करने लगे। मीर बोलते धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती, धांधली करने से नहीं होती है। मिर्जा कहते हैं तो इस बाजी में आपकी मात हो गई, मीर कहते हैं तो मुझे मात होने लगी। यानी झगड़ा एक तरह से शुरू हो गया, तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, और ना यह तो दबता था और ना ही वह अप्रासंगिक बातें होने लगी जो नहीं होनी चाहिए थे। मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली हो तब इसके कायदे जाने तो हमेशा घास छीला किए, यानी अब खानदानी बात आ गई थी, ठीक है ना, राइट। इस तरह से लोग यहाँ पर क्या करने लगे, दोनों यहाँ पर झगड़ने लगे। मीर कहते हैं जवान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ, यहाँ तक तो किसी ने आंख दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है, हौसला है। तो मिर्जा कहते हैं कि आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए इधर या उधर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है। मीर बोलते हैं दोनों दोस्त ने कमर से तलवारें निकाल ली, नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे अपने उस पे, दोनों बिलासी थे, कायर न थे, उनमें राजनीतिक भावों का अधय पतन यानी राजनीतिक जो भावना थी वो तो उनमें थी ही नहीं। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छप्पा छप की आवाजें आई, दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तरफ तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन दोनों प्राणों शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। ये था वजीर की रक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी प्राणें दे दी। अंधेरा हो चला, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और दूसरी मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। तो ये था शतरंज के खिलाड़ी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।